नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और एडिटोरियल का शीर्षक है लेसन्स फॉर इंडिया, और ये बात करता है इटालियन मरीन्स केस की, जिसपे अब एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फाइनल फैसला आ गया है और जिसे भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक मेजर टॉपिक है, और इसके अंतर्गत ये बायलैटरल रिलेशंस से लिंक होता है, जहाँ की भारत और इटली के रिलेशंस की बात होगी। और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से भी लिंक होता है, क्योंकि यहाँ बात होगी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको यूएन क्लॉज भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सीज जो कि आईटीएलओएस है, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में है। तो आइए सिलेबस से लिंक स्थापित होने के बाद देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो ये केस है 2012 का, जबकि एनरिका लेक्सी नाम का जो इटालियन शिप था, उसमें 2 इटालियन मरीन्स मौजूद थे, और ये जब भारत के कॉन्टिग्यूअस वाटर्स में था तो एक भारतीय फिशिंग बोट इस शिप के पास आई और इटालियन मरीन्स को लगा कि ये पायरेट शिप है, और उन्होंने इस पे फायरिंग की, जिसमें कि 2 इंडियन फिशरमैन की मृत्यु हो गई। और फिर भारत में इनका एक ट्रायल चला, जिसका विरोध इटली ने किया कि ये इटालियन मरीन्स के ऊपर आप ट्रायल भारत में नहीं चला सकते हैं। और ये विरोध फिर पहुंचा यूएन क्लॉज के पास, जहां की इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सीज जो कि यूएन क्लॉज के अंतर्गत स्थापित किया हुआ है, उसके पास ये केस पहुंच गया और उसकी ही सुनवाई अब जाके हुई है। तो आइए समझते हैं इस केस के और पहलू। तो ये एनरिका लेक्सी सेंट एंटोनी केस 2012 का है। एनरिका लेक्सी नाम है उस इटालियन ऑयल टैंकर का जिसपे ये 2 इटालियन मरीन्स मौजूद थे, और सेंट एंटनी नाम है उस भारतीय फिशिंग बोट का जिसपे कि 2 भारतीय फिशरमैन थे जिनके ऊपर हमला हुआ और जिसमें उनकी मौत हो गई। तो जो 2 इटालियन मरीन्स इसमें शामिल थे इस घटना में, उनके नाम है मसीमिलियानो लटोरी और साल्वाटोर गिरोनी, जबकि जिन 2 इंडियन फिशरमैन की मृत्यु हुई उनके नाम थे अजीश बिंक और वैलेंटाइन जेलेस्टाइन। ये 2 इटालियन मरीन इस इटालियन कमर्शियल ऑयल टैंकर जिसका नाम एनरिका लेक्सी था, इसकी सिक्योरिटी टीम में थे एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो शिप को बचाएंगे किसी भी पायरेट अटैक से। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सोमालिया और कुछ जो ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है, वहाँ पायरेसी की घटनाएं सी पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और जो इंडियन फिशिंग बोट थी उसका नाम था सेंट एंटनी, जिसमें कि ये 2 फिशरमैन थे, और जो इटालियन मरीन्स को लगा कि ये पायरेट्स हैं और उन्होंने इन फिशरमैन पे हमला कर दिया, जिनमें दोनों इंडियन फिशरमैन की मृत्यु हो गई। और ये घटना है 15 फरवरी 2012 की, और ये घटना हुई भारत के कंटिग्यूअस जोन में, जो कि केरला कोस्ट से 20.5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे था। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर्स के। और की कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे कि कंटिग्यूअस जोन, टेरिटोरियल वाटर्स, फिर कंटिग्यूअस जोन, और उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिर आता है हाई सीज। तो इसको यूएन क्लॉज ने किस तरीके से डिमार्केट किया हुआ है, ये हम आज की कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे। फिलहाल ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट आ गया है, और ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी 3-2 की मेजोरिटी से ये वर्डिक्ट आया है। और इस ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया था आईटीएलओएस के अंतर्गत, जो कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सीज है, जो खुद यूएन क्लॉज के प्रोविजंस के अंतर्गत स्थापित है। और ये जो वर्डिक्ट आया है इसमें 2 बातें कही गई हैं। पहला, कि जो इटालियन मरीन्स हैं इनको इम्यूनिटी प्राप्त है अपने कार्रवाई के ऊपर, जो कि उन्होंने 15 फरवरी को किया, जिसके द्वारा 2 इंडियन फिशरमैन की मौत हो गई। और जो दूसरा फैसले का हिस्सा है उसमें ये कहा गया है कि इन इटालियन मरीन्स के द्वारा जो
राइट टू नेविगेशन है इंडियन फिशरमैन का, वो वायलेट हुआ क्योंकि ये भारत के कंटिग्यूअस वाटर्स में ये इंसिडेंट हुआ है और भारत एंटाइटल्ड है कॉम्पेंसेशन के लिए इन इटालियन मरीन से। और ये जो इम्यूनिटी की बात कही गई है इस ऑर्डर में, तो उसके द्वारा ये भी हो गया है कि भारत अब अपनी जुरिस्डिक्शन में इन मरीन्स का ट्रायल नहीं कर सकता है और इनका ट्रायल अब इटली की अदालत में ही होगा। और अगर दोनों मरीन्स की बात की जाए तो दोनों मरीन्स अभी इटली में ही हैं और मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मरीन जिनका नाम गिरोनी है और वो बेल पर थे भारत में, उनको इटली जाने के लिए आज्ञा दे दी थी जब तक कि ट्राइब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता है। और जो दूसरे मरीन थे वो पहले ही मेडिकल रीजंस के वजह से इटली जा चुके थे, तो दोनों ही मरीन्स इटली में हैं। और अब जो ये ट्रायल है वो इटली को करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक लॉज के अंतर्गत, लेकिन यहाँ भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो पूरी तरीके से मुआवजा भी ले इटली की सरकार से और इटली की सरकार पे लगातार ये दबाव भी बना के रखे कि ट्रायल चाहे इटली में हो लेकिन वो पूरे निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और जो इंडियन फिशरमैन हैं और उनके परिवार हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पे एक हत्या का मामला बनता है, क्योंकि दूर दूर तक इसमें पायरेसी का कोई एंगल नहीं था। और ये जो ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट आया है इसमें भी ये बात को साफ बताया गया है कि पायरेसी जैसी कोई भी घटना का इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि जो इटालियन मरीन्स केस है इसका एक निराशाजनक अंत हुआ है और भारत जो इटालियन मरीन्स का ट्रायल भारत में ही होता वो राइट भारत से छीन लिया गया है। और ये वर्डिक्ट आया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में स्थापित है और इसने कहा है कि दोनों ही देश इंडिया और इटली दोनों के पास इस मामले में कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, लेकिन जो मरीन्स को इम्यूनिटी प्राप्त है उसके द्वारा भारत की जो जुरिस्डिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और पीसीए ने यह भी पाया है कि इटालियन वेसल एनरिका लेक्सी ने भारत के जो राइट एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको वायलेट किया, जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत मिला हुआ है और इसके एक्शंस के लिए उसे हर्जाना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जान गई है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए इटली को हर्जाना देना पड़ेगा भारत को। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने इटली का वो आर्गुमेंट भी रिजेक्ट किया है जिसके द्वारा ये कहा गया था कि भारत ने जो इटालियन शिप है उसको अपने टेरिटरी में लाकर और मरीन्स को अरेस्ट करके जो पायरेसी को रोकने के लिए आर्टिकल 100 है यूएन क्लॉज का, उसका उल्लंघन किया था। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस आर्गुमेंट को बिल्कुल नकार दिया है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहीं भी इस मामले को पायरेसी से नहीं जोड़ा है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि इस मामले को लेकर भारत में काफी ज्यादा आक्रोश था उस समय भी, और अब जब फैसला आया है और ये कहा गया है कि कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा भारत को लेकिन इन मरीन्स का ट्रायल इटली में ही होगा, तब भी लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, क्योंकि जो फिशिंग वेसल थी वो भारत के ही कंटिग्यूअस जोन में थी और ये बात बहुत ही साफ थी कि जो कानून का उल्लंघन इटालियन मरीन्स के द्वारा किया गया है उसकी वजह से उनका अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन भारत के ही डोमेस्टिक लॉ के अंतर्गत होना चाहिए था। लेकिन इसके लिए भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि ये जो ट्रायल होता इसको बहुत ही जल्दी करवाया जाना चाहिए था। लेकिन भारत में हम देखते ही हैं कि जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन सिस्टम है उसमें लंबे लंबे डिलेज होते हैं और फैसला आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और कहीं ना कहीं इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और इसकी वजह से इटली का पक्ष मजबूत हुआ, क्योंकि ये जो लंबा समय लगा भारत में ट्रायल को शुरू होने के लिए, इसी दौरान इटालियन मरीन्स को मौका मिला कि वो ऑर्डर ले सके वापस इटली जाने के लिए, मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सही। और यहाँ कुछ और मुद्दों पर भी एडिटोरियल ने रोशनी डाली है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन मरीन्स को प्रोसिक्यूट कर सकती है और ये राइट केरल सरकार को नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी रहा कि ज्यादा विलंब तब भी हुआ जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस मामले में लाया गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002, जिसको शॉर्ट में SUA 2002 भी कहते हैं, तो इस लॉ को इन्वोक करने की कोशिश की और इस लॉ में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी उत्पन्न हुई और सिर्फ इटली ने ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी इस बात का विरोध किया और
भारत के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाने की भी धमकी दी और फाइनली भारत को ये चार्जेस ड्रॉप करने पड़े। तो इस तरीके के फ्लिप फ्लॉप से भी भारत का पक्ष कमज़ोर हुआ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। अंत में एडिटोरियल ये बताता है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में स्थित है, उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है, इसको भारत ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है भारत की उम्मीदों के लिए, जिसके द्वारा भारत ये चाह रहा था कि इन मरीन्स का ट्रायल भारत में ही हो, भारत के कानून के अंतर्गत हो। लेकिन इटली अपने प्रयासों में सफल हुआ है कि अब इनका ट्रायल इटली के कानून के अंतर्गत इटली की अदालत में ही होगा। और एडिटोरियल अंत में यही कहता है कि भारत को अब इस एक्सपीरियंस से ये सीखना चाहिए कि कैसे उसके कानूनी और राजनयिक प्रयास कहाँ कहाँ असफल रहे और उनको किस तरीके से और मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि आगे से ऐसे किसी भी केस में अगर कोई कानून का उल्लंघन भारत की टेरिटरी में होता है तो वहाँ ट्रायल भारत के कानून के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो यहाँ जरूर एक सीख है भारत के कानून व्यवस्था के लिए कि जो जुडिशियल डिलेज हैं उनको कम से कम किया जाए और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इस पूरे मामले में चूक नजर आई उसको भी ठीक किया जाए। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स पे। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको यूएन क्लॉज भी कहा जाता है। इसे लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको अडॉप्ट किया गया था 1982 में और इंडिया ने भी 1982 में ही इसे ज्वाइन कर लिया था। यूएन क्लॉज के द्वारा 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, जिसे ITLOS भी कहते हैं, और इसके द्वारा जो डिस्प्यूट होते हैं उनको एडजुडिकेट किया जाता है, यानी उन पे निर्णय किया जाता है। जो इटालियन मेरीन्स वाला केस है वो भी ITLOS के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। दूसरी जो बॉडी है जो यूएन क्लॉज के अंतर्गत बनाई गई है वो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और इसका काम है कि रेगुलेट करे एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन मैरीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज का, जो कि ओशन में है, इंटरनेशनल वाटर्स में। तो ये है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA भी कहा जाता है इसे। तीसरी बॉडी है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसका मुख्य काम है कि फैसिलिटेट करे इम्प्लीमेंटेशन यूएन क्लॉज के कानूनों की इन रिस्पेक्ट ऑफ जो आउटर लिमिट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर। तो वहाँ ये कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये कार्य करती है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस हमें पता होने चाहिए। अब आइए देखते हैं किस तरीके से यूएन क्लॉज ने मैरीन जोन्स को बांटा हुआ है। तो मैरीटाइम जोन्स को यूएन क्लॉज ने इन 5 हिस्सों में बांटा हुआ है: इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। तो इंटरनल वाटर्स होते हैं जो बेसलाइन होती है, जो हर देश के द्वारा निर्धारित होती है, जहाँ से उसका टेरिटोरियल सी स्टार्ट होता है। तो उस पॉइंट से अंदर की तरफ, लैंड की तरफ जो अगर वाटर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको इंटरनल वाटर्स माना जाता है। इसमें आपके बेज हो सकते हैं, पोर्ट्स आ सकते हैं, कोई लेक या रिवर है जो कि सी से कनेक्ट होती है, तो ये सारे इंटरनल वाटर्स में आते हैं। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स सी की तरफ बढ़ेंगे तो वो टेरिटोरियल सी है, जहाँ उस देश के सारे कानून लागू होते हैं। और इसके ही और 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक, यानी कि बेस लाइन से यहाँ तक कॉन्टिगुअस जोन माना जाता है। और ये जो एनरिका लेक्सी मामला है ये भी कॉन्टिगुअस जोन में ही हुआ था। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये शुरू होता है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो यहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। और कॉन्टिगुअस जोन के बाद का जो एरिया है ये आपका हाई सीज में आता है, यहाँ इंटरनेशनल कानून लागू होता है। तो आइए आप देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है यूएन क्लॉज के बारे में, ये कब फॉर्म हुई थी। तो ये 1982 की कन्वेंशन है, लेकिन ये फोर्स में आई है 1994 में। और आपसे ITLOS के बारे में भी पूछा जा सकता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कहाँ है, जिसने अभी फैसला दिया है, तो ये द हेग में है, द हेग नेदरलैंड्स में है। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है एनरिका लेक्सी केस के बारे में, तो ये 2012 का केस है। इटालियन कमर्शियल ऑयल टैंकर था जिसमें कि 2 इटालियन मेरीन्स ने शूटिंग की और उससे 2 भारतीय फिशरमैन की मृत्यु हुई। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, तो ये केरला कोस्ट से समुद्र की तरफ हुआ, जो कि कॉन्टिगुअस जोन में आता है भारत के। अगर मीन्स की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है यूएन क्लॉज के बारे में,
ये कितना कारगर है और इसमें क्या क्या कमियां हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एनरिका लेक्सी केस में कि इसमें क्या फैसला आया है, ये भारत के पक्ष में रहा है या इटली के पक्ष में रहा है। तो इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। अंत में एक और सवाल बन सकता है कि भारत इटली रिलेशंस के ऊपर कि किस तरीके से इस केस का प्रभाव पड़ेगा भारत इटली के संबंधों पर या भारत यूरोपियन यूनियन के संबंधों पर। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।